नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, जो कि मेरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज का यह मेरा 9वां वीडियो है। अगर शुरू का 8 वीडियो अगर आप नहीं देखें दोस्तों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज में हम वही प्रश्न आपको सिलेक्ट करके प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आप मेरा इस सीरीज का वीडियो देख लेते हैं तो दोस्तों आपको फिजिक्स में 35 में से 35 मार्क्स जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप अभी से ही सभी प्रश्न को आप याद करते चलिए ताकि आपका बोर्ड परीक्षा आते आते अच्छा तैयारी हो सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपको से बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहेगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न से आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है मात्रक है। ए ऑप्शन रहा है आवेश का, बी में रहा है विभवांतर का, सी में रहा है धारा का और डी में रहा है ऊर्जा का। तो दोस्तों आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक है होता है वह किसका होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है दोस्तों वह किसका होता है, तो ऊर्जा का होता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऊर्जा का, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है वह ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक्स किरणें जो होता है, ए ऑप्शन दे रहा है प्रकाश के वेग से चलती है, बी में दे रहा है प्रकाश के वेग से अधिक वेग से चलती है और सी में दे रहा है प्रकाश के वेग से कम वेग से चलती है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक्स किरणें जो होता है दोस्तों वह क्या होता है कि प्रकाश के वेग से चलता है, ठीक है, यानी कि प्रकाश के वेग से चलती है, ठीक है। प्रकाश का वेग का वेलोसिटी कितना होता है दोस्तों, लाइट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। यानी इसी वेलोसिटी से जो होता है एक्स किरणें भी चलती है, ठीक है। आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक्स किरणें तो प्रकाश के वेग से चलती है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, प्रकाश के वेग से चलती है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है दोस्तों कि परमाणु और न्यूक्लियस के आकार का अनुपात है। दोस्तों परमाणु और न्यूक्लियस का जो आकार का यानी साइज का जो अनुपात होता है दोस्तों वह क्या होगा। पहला ऑप्शन रहा है 1000:1, दूसरा में दे रहा है 10,000:1 और तीसरा में दे रहा है 1,00,000:1 और डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे परमाणु और न्यूक्लियस के साइज में आपका रेशियो निकालना है। तो दोस्तों यह रेशियो जो होता है दोस्तों 1,00,000/1 होता है, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। यानी 1,00,000:1 भी हम मैंने कह सकते हैं। तो देखिए सी ऑप्शन में दे रहा है तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि परमाणु और न्यूक्लियस का आकार का जो अनुपात होता है वह 1,00,000:1 होता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं, यानी किसी भी वायर में दोस्तों यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें जो प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, यानी इसमें जो गतिशील कण होता है दोस्तों वायर में वह क्या रहता है, परमाणु रहता है, आयन रहता है, प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार यह प्रश्न आता है। तो दोस्तों गतिशील कण जो होता है दोस्तों वह इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो गतिशील जो कण होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको याद रखना है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें जो गतिशील कण रहता है वह इलेक्ट्रॉन होता है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन मेरा पाँचवा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कैथोड किरणें में है। दोस्तों कैथोड किरणें में जो है वह क्या है, परमाणु है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा कण है। तो दोस्तों कैथोड किरणें जो होता है दोस्तों यह एक निगेटिव, यानी इस पर निगेटिव चार्ज रहता है कैथोड किरणें पर दोस्तों। तो निगेटिव चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कैथोड किरणें में जो है इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो होता है दोस्तों यह कैथोड किरणें जो होते हैं यानी निगेटिव चार्ज इस पर रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैथोड किरणें में है तो इलेक्ट्रॉन, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा छठा प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, यानी किसी भी परमाणु का जो होता है दोस्तों नाभिक बना होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, अल्फा कण से या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो दोस्तों नाभिक यानी यह मेरा परमाणु है, इसके बीच में जो होता है नाभिक रहता है दोस्तों। तो यह नाभिक जो होता है दोस्तों वह किस चीज़ के बना होता है, तो दोस्तों नाभिक जो होता है
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। आपको याद रखना है नाभिक में जो है दोस्तों हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाभिक जो बना होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है यह बाहरी कक्षा में घूमते रहता है, ठीक है, और नाभिक जो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों सातवां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, दोस्तों किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वह क्या होता है। ये ऑप्शन है न्यूक्लियस के प्रोटॉन की संख्या के बराबर, यानी कि प्रोटॉन की संख्या जो होगा ना वही परमाणु संख्या होगा। अब बी में कह रहा है कि न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, यानी जो न्यूट्रॉन की संख्या जितना होगा उतना परमाणु क्रमांक होगा। और सी में दे रहा है परमाणु के किसी एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के बराबर, यानी एक कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। या डी में कह रहा है कि परमाणु के सभी कणों के बराबर होता है, यानी परमाणु के सभी कणों के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि आप हमेशा याद रखिएगा कि परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, यह जो होता है दोस्तों यह किसका बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इसे आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है, बार बार पूछा जाता है कि जो परमाणु क्रमांक होता है यानी एटॉमिक नंबर होता है वह जो होता है प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन है प्रोटॉन वाला, मेरा ए ऑप्शन है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी जो परमाणु क्रमांक होगा वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 8वां नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि अल्फा कण है, दोस्तों अल्फा कण जो होता है वो है इलेक्ट्रॉन है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, हीलियम न्यूक्लियस है या हाइड्रोजन न्यूक्लियस है। तो दोस्तों अल्फा कण जो होता है दोस्तों, अल्फा कण जो है, अल्फा पार्टिकल जो है यह जो होता है हीलियम न्यूक्लियस होता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है हीलियम न्यूक्लियस। और अल्फा कण जो होता है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज का होता है, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए यह हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है दोस्तों, आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 9 नंबर में कह रहे हैं कि रीडर वर्ग नियतांक का मात्रक होता है। दोस्तों रीडर वर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो दोस्तों प्रति मीटर होता है, ठीक है, 1/मीटर यानी प्रति मीटर होता है रीडर वर्ग नियतांक का मात्रक, ठीक है। तो आप याद रखिएगा रीडर वर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है प्रति मीटर, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। दोस्तों विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वह कौन है। ये ऑप्शन रहा है लोहा, बी में रहा है नाइक्रोम, सी में रहा है चांदी और डी में रहा है रबर। तो दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है ना वह चांदी होता है, यानी सिल्वर होता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। और क्यों होता है, क्योंकि इसका जो रेसिस्टिविटी होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है, इसीलिए जो होता है दोस्तों चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, ठीक है, चालक माना जाता है चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि घरेलू परिपथ में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। दोस्तों घरेलू परिपथ में जो फ्यूज तार लगाए जाते हैं वह लगाया जाता है समांतर क्रम में, विद्युतमय तार में, उदासीन तार में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों घरेलू परिपथ में जो फ्यूज तार लगाए जाते हैं वो विद्युतमय तार में लगाया जाता है, यानी जो है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों उसी में लगाना चाहिए, ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है विद्युतमय तार में। और यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा दोस्तों कि यह सीरीज में लगता है, ठीक है, यानी जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है फ्यूज को, ठीक है, फ्यूज को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और विद्युतमय तार में लगाया जाता है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा ओवरलोडिंग होगा यानी कि करंट अगर वोल्टेज से ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे फ्यूज जो होता है वो फ्यूज का तार जो है टूट जाएगा, जिससे कि मेरा जितना भी उपकरण मेरा लगा हुआ रहेगा मैंने परिपथ में, विद्युत परिपथ में, वह बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि वायर यहाँ पे फ्यूज का जो वायर होगा वह यहाँ पे टूट जाएगा, ठीक है, जिससे मेरा पूरा उपकरण बच जाएगा। इसलिए सीरीज में लगाना चाहिए और विद्युतमय तार में ही लगाना चाहिए, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 12 में कह रहा है दोस्तों कि विद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का मात्रक है, ओम होता है, ओम मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है या ओम पर मीटर होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का पूछा जा रहा है, तो आपको देखिए एक फार्मूला जानते हैं कि आर बराबर जो होता है रो एल वाई की ए होता है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा रो का निकालना है, तो रो बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि आर ए
बटा के एल लिख सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि आर का मेरा यानी रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, और एरिया कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचेगा, मेरा ओम मीटर बचेगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, यानी वैद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक होगा दोस्तों वह ओम मीटर होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देखिए आपको अच्छी तरह से समझना है कि कह रहा है जेड परमाणु क्रमांक है, ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर है, और ये जो है एटॉमिक मास है। तो आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है दोस्तों वह परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या से अगर आप उसको परमाणु क्रमांक को घटा दीजिएगा तो यह न्यूट्रॉन की संख्या आपको मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जेड जो होता है दोस्तों, जेड यानी परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। न्यूट्रॉन का नंबर आपको बताना है तो ए माइनस जेड कर दीजिएगा, तो वही मेरा न्यूट्रॉन की संख्या बताएगा। तो मैं सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए काफ़ी मेहनत से हम वीडियो बना के लाते हैं ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें, ठीक है। देखिए 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है। दोस्तों कार्यफलन जो आवश्यक ऊर्जा होता है परमाणु को उत्तेजित करने में, एक्स किरणों को उत्पन्न करने में, एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा जो होता है वह एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने में माने होता है, ठीक है। यानी कोई भी मेटल का कोई भी मेटल का यह परत है, तो यहाँ पे आपको कार्यफलक यानी इतना एनर्जी इसको देना है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माने इस सतह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकल जाए, ठीक है। यही कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकलने के लिए जो होता है जितना आवश्यक ऊर्जा होता है उसी को कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहे हैं किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होगा वह सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह सबसे अधिक होता है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है लाल रंग का, ठीक है। और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है दोस्तों उसका डेविएशन यानी जो इसका प्रकीर्णन जो होता है वह सबसे कम होता है, विचलन जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि बैगनी रंग का विचलन लाल रंग के विचलन से होता है, यानी बैगनी कलर का जो विचलन होगा वह लाल रंग के विचलन से होगा, कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अधिक होता है, ठीक है। बैगनी कलर का जो विचलन होता है वह सबसे अधिक होता है और लाल का जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में मैंने कहने का मतलब कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ बैगनी रंग का जो विचलन होगा सबसे अधिक होता है लाल रंग के अपेक्षा, ठीक है। यानी यहाँ पे बैगनी रंग का विचलन जो होगा अधिक होगा लाल रंग के विचलन से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बराबर होता है किसका होता है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है, ठीक है। आपको इस वैल्यू को याद रखना है। अभी आपको पीछे बताए थे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का होता है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, यह वैल्यू होता है, आप इसे याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दे रहा है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18 में कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान। दोस्तों अगर आप तरंगदैर्घ्य का मान जो अगर वेवलेंथ का अगर आप मान बढ़ाइएगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है घटता है, ठीक है। यानी तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का जो मान होता है वह घटता है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी कौन सा व्यंजक जो है वह विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है ए ऑप्शन में दे रहा है VI, और बी में दे रहा है V स्क्वायर बटा के R, और सी में दे रहा है I स्क्वायर R, और डी में दे रहा है I R स्क्वायर। तो
देखिए आप फार्मूला जानते होंगे, पावर विद्युत शक्ति का पावर का जो फार्मूला होता है दोस्तों वह P = VI, यानी मेरा ए ऑप्शन तो हमें मिल रहा है। ठीक है, और दोस्तों एक फार्मूला आप और भी जानते होंगे कि V जो होता है वह IR होता है। ठीक है, IR होता है। तो यहाँ पे V का जो वैल्यू है दोस्तों आप इस इक्वेशन में धरना है। ठीक है, तो यहाँ पे V की जगह क्या धर सकते हैं, I और R धर सकते हैं, I हो गया। तो इसी को कैलकुलेट करिएगा तो I² R हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन भी हमें मिल गया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से इस इक्वेशन, इस फार्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर देखिए हम लिख सकते हैं V/R लिख सकते हैं। ठीक है, I बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R। ठीक है, तो और इस फार्मूला का दोस्तों फिर हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, मेरा क्या निकालें कि I बराबर जो होता है वह क्या होता है, V/R, और हमारा फार्मूला क्या होता है, P = VI। ठीक है, तो यहाँ पे I V × V/R, तो इसी को मल्टीप्लाई करिएगा तो V²/R। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन हमें मिल गया, B भी मिल गया, A भी मिल गया और C भी मिल गया, यानी D ऑप्शन हमें नहीं मिला। तो यही तो हमें कह रहा है कि पूछा जा रहा है कि नहीं कौन जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे निरूपित नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको काफ़ी अच्छा तरह से समझाया, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे GTM स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 200 वाट का एक बल्ब 100 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, यानी 200 वाट का एक बल्ब है। ठीक है, उसको 1000 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जा रहा है, तो बल्ब में जो प्रवाहित धारा का मान होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको बनाना है, आप फार्मूला जानते होंगे दोस्तों कि P = VI होता है। ठीक है, यानी P मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मेरा देखिए P दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 200 वाट दिया हुआ है। ठीक है, और मेरा देखिए V दिया हुआ है, V जो मेरा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मेरा 100 वोल्ट भी दे दिया और P दे दिया, तो मेरा I नहीं निकल जाएगा क्योंकि यहाँ प्रवाहित धारा ही तो पूछा जा रहा था। ठीक है, तो देखिए आपको इस वैल्यू को पुट कर देना है, यानी मेरा 200 बराबर जो हो जाएगा वह 100 बटा के इंटू आई हो जाएगा। यह मेरा कितना टाइम्स में कट गया, 2 टाइम्स में कट गया, यानी आई बराबर जो हो गया 2 एम्पियर मेरा फाइनल आंसर निकल कर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है 2 एम्पियर, बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका 2 एम्पियर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट का SI मात्रक होता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो आपका SI मात्रक होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है मैग्नेटिक मोमेंट का SI मात्रक होता है दोस्तों वह एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको याद रखना है एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। और दोस्तों अगर मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहां पे जाकर देख सकते हैं, यानी अन्यथा आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं। और दोस्तों अगर फिजिक्स का चैप्टर वाइज अगर वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो दोस्तों सभी चैप्टर का वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं हमारे इस चैनल पर, नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी चैप्टर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है चैप्टर से वो सभी आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं और वही सब प्रश्न आपको दे रहे हैं दोस्तों जो परीक्षा में आ सके। ठीक है, तो आप नहीं देखें तो उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है दोस्तों 22 नंबर में किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वह कितना होता है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद भी होगा कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस रंग के लिए फोटोन की ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। दोस्तों किस रंग के लिए यानी किस कलर के लिए जो फोटोन की ऊर्जा होगा ना वह न्यूनतम होगा। ठीक है, यानी मिनिमम होगा। तो देखिए आप पहला ऑप्शन है लाल का, बैगनी का, हरा का, पीला का। तो देखिए दोस्तों आपको रिलेशन बता रहे हैं, काफ़ी शानदार तरह से समझाएंगे, बस आपको याद रखना है। आप जानते होंगे कि E जो फार्मूला होता है यानी फोटोन का एनर्जी का जो फार्मूला होता है E जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, hc/λ होता है। ठीक है, आप यह फार्मूला जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा E और लैम्डा में जो रिलेशन है दोस्तों वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लैम्डा जिसका अधिक होगा उसका एनर्जी का मान हो जाएगा वह कम हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं क्यों, क्योंकि यह बट्टा में है यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि यह ज़्यादा होगा तो यह कम होगा। ठीक है, और यह कम होगा तो यह ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आप
जानते होंगे कि किस कलर का जो होगा, कहने का मतलब किस कलर का जो होगा तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा जो होता है सबसे अधिक होता है, तो वह रेड कलर के लिए जो होता है, रेड कलर के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यानी जिसका सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होगा उसका फोटोन का ऊर्जा का जो मान होगा दोस्तों वह सबसे न्यूनतम होगा। तो इसलिए मेरा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लाल। ठीक है, समझ में आया दोस्तों कि किस तरह से हम समझाएं। आपको यह रिलेशन पता होगा कि एच ई बराबर जो होता है एच सी बटा के लैम्डा होता है, यानी लैम्डा जिसका अधिक हुआ ना उसका एनर्जी का जो मान होगा वह सबसे कम होगा। तो हम जानते हैं कि लैम्डा जो होता है किसका वेवलेंथ किसका अधिक होता है, रेड कलर का। ठीक है, रेड कलर का, तो इसी का एनर्जी जो होगा वह सबसे कम होगा, यानी ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही दोस्तों अगर अधिकतम पूछता तो यहाँ पे बैगनी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 23 हो गया, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का, बी में प्रोटॉन का, सी में न्यूट्रॉन का और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसका द्रव्यमान जो होता है सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वह सबसे अधिक होता है, यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया न्यूट्रॉन का। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। दोस्तों अभी जस्ट आपको बताएं कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले जो फोटोन की ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वह hc/λ होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, मेरा बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा hc/λ, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध है। E = m स्क्वायर, E = mc² और E बराबर जो होता है 1/2 mc²। तो दोस्तों इसका जो राइट रिलेशन है वो E = mc² होता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा में जो रिलेशन होता है दोस्तों यह आइंस्टीन के द्वारा दिया हुआ है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। यहाँ पे E जो है दोस्तों ऊर्जा है, m जो है मास ऑफ बॉडी है और C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर। 27 में कह रहा है कि इनमें से कौन आवेश रहित कण है, यानी इस पर कौन जो ऐसा कण है, कौन जो है इसमें जिस पर कोई चार्ज नहीं है। ए ऑप्शन है अल्फा कण, बी में बीटा कण, सी में फोटोन और डी में प्रोटॉन। तो दोस्तों अल्फा कण पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और बीटा कण पर जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और फोटोन पर जो होता है दोस्तों न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन भी जो होता है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज का होता है। ठीक है, यानी हम यहाँ से आंसर निकाल कर आ गया फोटोन। फोटोन जो होगा दोस्तों आवेश रहित है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप ये सभी भी याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। कह रहे हैं कि प्लांक नियतांक का मान होता है दोस्तों, प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है हमें, तो हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी इस वैल्यू को आपको याद रखना है। इस वैल्यू को जो है दोस्तों प्लांक नियतांक यानी प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी बार आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, यानी तो आप लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी देख सकते हैं। कह रहा है 29 नंबर प्रश्न में दोस्तों कि फोटोन का संवेग होता है। दोस्तों फोटोन का जो संवेग होता है वह क्या होता है, ए ऑप्शन में दे रहा है h/ν, और बी में दे रहा है h/ν, और सी में दे रहा है h/ν/c, और डी में दे रहा है mc²। तो दोस्तों फोटोन का जो संवेग होता है दोस्तों वह क्या होता है h/ν/c होता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया h/ν/c। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 30वां नंबर। 30वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि फोटो सेल आधारित है। दोस्तों फोटो सेल आधारित है, तो ए ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, बी में धारा के रासायनिक प्रभाव पर, और सी में धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, और डी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो दोस्तों फोटो सेल जो आधारित होता है दोस्तों वह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, फोटो सेल आधारित है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आगे में एक आपको HW प्रश्न दिया जा रहा है दोस्तों, आपको इस प्रश्न का आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन होगा। ठीक है, इस
इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि फोटोन होता है। दोस्तों फोटोन जो होता है वो कैसा होता है, विभाज्य होता है, अविभाज्य होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली हम आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा दोस्तों, तो आप उसे कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा और उसे याद करते चलिएगा, ताकि आपका डे बाय डे आपका तैयारी का जो लेवल हो बढ़ते जाए। ठीक है, और दोस्तों आपको जो 450 प्लस मार्क्स लाने का जो जिद है वह पूरा हो सके, इसलिए आप अभी से शुरू से ही मेहनत करते चलिए, ताकि जो है आपका जो 450 प्लस मार्क्स लाने का जो जिद है वह पूरा हो सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगला वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।